एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिक्स में लेसन नंबर हम लोग 4 को क्लियर करेंगे। लेसन 4 में सबसे पहले अनुसंधान की संगणना एवं निर्देशन विधियाँ। निर्देशन क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैंने ये 100 यूनिट है, ये 100 यूनिट है, इसमें से मैंने 5 यूनिट को सैंपल के रूप में निकाल लिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निदर्शन। ठीक है, इसी को न्यायदर्श बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि इसके कुछ एमसीक्यू भी बाद में हल करेंगे कि इसके एमसीक्यू कैसे होते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन लिखा है कि समग्र से आप क्या समझते हैं। समग्र, संपूर्ण, यूनिवर्स जिसे बोलते हैं, तो समग्र से आप क्या समझते हैं। तो अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयाँ समग्र कहलाती हैं। अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयाँ समग्र कहलाती हैं। तो अगर आप लोगों को अनुसंधान के बारे में कुछ पता नहीं है तो मतलब मेरा वीडियो नंबर जो है 1, मतलब क्लास नंबर 1, उसमें मैंने अनुसंधान के बारे में पूरा अच्छी तरीके से समझाया हुआ है और उसके कुछ एमसीक्यू भी कराए हुए हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें देख लीजिए कि अनुसंधान क्या है, अनुसंधान से आप क्या समझते हैं और भी कुछ जो आप लोगों से मतलब कि आप लोगों को ये लिए यूज़फुल होगा। उसके बाद है कि समग्र क्या होता है। समग्र मतलब कि संपूर्ण, ठीक है, यूनिवर्स। भारत की जनगणना करना ये समग्र है, क्योंकि भारत की जनगणना करना क्या है, यूनिवर्स है, समग्र। उसके बाद है समग्र कितने प्रकार के होते हैं। यूनिवर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है कि एक होता है संख्या के आधार पर और एक होता है अस्तित्व के आधार पर। संख्या के आधार पर भी इसको 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है, पहला विभाग है हम लोगों का निश्चित, जो संख्याएं निश्चित होती हैं, मतलब कि कुछ समग्र ऐसे होते हैं जिनमें संख्या निश्चित होती है और कुछ में संख्या अनिश्चित होती है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये समग्र संख्या के आधार पर कैसे होते हैं। कि जैसे कि मान लो कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, तो ये किस में आएगा, निश्चित में कि अनिश्चित में। तो आप लोग बताएंगे जो समग्र है वो आएगा निश्चित में, क्योंकि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या हम लोग क्या है, गिन सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अनंत। अनंत में मतलब एग्जांपल देके समझेंगे कि एक आकाश में तारे, ये किस में आएगा, अगर समग्र की बात करें तो ये जो आएगा इसमें आएगा अनंत में, क्योंकि तारे अनंत हैं। उसके बाद है अस्तित्व, वास्तविक, मतलब कि अस्तित्व के आधार पर ये है वास्तविक, रियल, और एक है काल्पनिक। वास्तविक वो हैं जो हम लोगों को दिखाई दें, ठीक है, और काल्पनिक वो हैं जो हम लोगों को दिखाई ना दे। काल्पनिक में जैसे कि मान लो प्रायिकता को यूज़ करते हैं हम लोग, काल्पनिक में प्रायिकता को यूज़ करने हैं। जैसे कि मान लो कि अगर किसी ने सिक्के को उछाला, ठीक है, सिक्के को उछाला और उसमें हेड या टेल आने की क्या प्रायिकता, ये काल्पनिक है। ये क्या है, काल्पनिक है, क्योंकि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो प्रायिकता को हम लोग आगे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उसको आगे करेंगे। समग्र को यूनिवर्स को। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समग्र समझ में आया होगा। समग्र मतलब कि संपूर्ण होता है, ऐसे समझ लीजिए कि बहुत से डाटा हैं, उसमें से बहुत से लोगों को मतलब कि यूनिवर्स है, पूरे सारे के सारे लोगों का हम लोग डाटा निकालना, तो उसी में से एक निश्चित क्षेत्र में उसे यूनिवर्स बोलते हैं। उसके बाद है कि समग्र के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद है न्यायदर्श। न्यायदर्श क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये लिखा है कि न्यायदर्श, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल, किसे कहते हैं। तो समग्र में आपको लोगों को पहले मैंने ऊपर क्लियर कर दिया है कि समग्र में से विशिष्ट आधार पर थोड़ा सा भाग जांच के लिए लिया जाता है, तो उसे नमूना, बनगी, प्रतिनिधि अंश या फिर न्यायदर्श, या फिर इंग्लिश में बोले तो सैंपल कहते हैं।
अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि ये न्यायादर्श होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले ये लिखा है कि जैसे मान लो कि हम लोगों में शरीर में से ब्लड की जांच करनी है, ठीक है। शरीर में ब्लड की, खून की जांच। तो खून की जांच करने के लिए हम लोगों को, अगर ये समग्र है, खून की जांच मतलब जो 6 लीटर 5 लीटर हम लोगों के मतलब शरीर में जो खून है वो 5 लीटर 6 लीटर ये मतलब समग्र हो गया। उसमें से एक निश्चित मतलब कि छोटी सी हिस्सा मैंने एक सिरिंज में निकाल लिया नमूने के रूप में। तो ये क्या है, सैंपल जो लिया है, इसी को बोलते हैं न्यायदर्श, ठीक है। न्यायदर्श आप लोगों को सैंपल समझ में आ गया हो गया कि एक छोटी सी क्वांटिटी से मैंने मान लो कि खून में ये देख लिया कि ये इसमें मान लो हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी है। इसमें सैंपल में देखा कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो मैंने इसमें आइडिया लगाया कि जो है मेरे पूरे शरीर में क्या है कि हीमोग्लोबिन की खून में मात्रा कम है। तो इसी को बोलते हैं सैंपल। अब उसके कुछ सैंपल के भी कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद है कि समग्र के विषय में जानकारी कितने प्रकार से की जा सकती है। समग्र के विषय में जानकारी कितने प्रकार से की जा सकती है। एक है हम लोगों की, वैसे तो 2 विधियां हैं, एक है संगणना रीति और एक है न्यायदर्श रीति। तो निदर्शन रीति में क्या है कि संगणना रीति को पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग निदर्शन रीति को समझेंगे। सबसे पहले लिखा है कि संगणना अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग लीपले के द्वारा किया गया था और इन्होंने किस पर किया था, मजदूर परिवारों के बीच रहकर किया था, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है जो इसको याद रखना कि सबसे पहले इसका यूज किसने किया था, लीपले ने, ठीक है। अब संगणना रीति क्या होती है, जैसे कि मान लो मैंने किसी विद्यालय के छात्रों की आयु की गणना करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या है कि एक विद्यालय के एक विद्यार्थी से यह जानकारी प्राप्त की कि वो कितनी उम्र का है, ठीक है। आयु का मतलब डाटा कलेक्ट करना है, तो एक विद्यालय में एक छात्रों से जानकारी प्राप्त की, तो वो हो गया हमारा संगणना रीति। क्योंकि संपूर्ण से मतलब कि एक करके सारे के सारे विद्यार्थियों से मैंने डाटा कलेक्ट किया। और उसके बाद ये होता है कि निदर्शन रीति में क्या होता है कि मैंने सारे विद्यार्थियों से नहीं, बस कुछ विद्यार्थियों को लिया और उन्हीं के आयु का औसत लिया और उसी के आधार पर मैंने संपूर्ण विद्यालय के विद्यार्थियों का जो है औसत आयु रख दी। तो इसी को बोलते हैं निदर्शन रीति। तो ये होती है संपूर्ण मतलब कि एक करके सभी विद्यार्थियों की होती है और इसमें कुछ गिने चुने विशिष्ट विद्यार्थियों की जाँच कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं निदर्शन रीति। उसके बाद आता है संगणना रीति का सर्वप्रथम प्रयोग मैंने आपको बता ही दिया कि लीपले के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायदर्श है मतलब कि सैंपल है, सैंपल के आवश्यक तत्व कौन से है। ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट क्वेश्चन है कि न्यायदर्श मतलब कि सैंपल के आवश्यक तत्व कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहला है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्रता मतलब कि इंडिपेंडेंट, उसके बाद है समानता सिमिलरिटी और उसके बाद है पर्याप्तता एक्यूरेसी, ठीक है। उसके बाद इसमें इनको हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या है ऐसा जो हम लोगों को समझना है। उसके बाद जैसे मान लो कि ये हैं 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 100 चीज़ें हैं कोई, उनमें से मैंने कुछ 5 चीज़ें ली, तो इनमें क्या क्या तत्व होने चाहिए, तो वो लिखे हैं कि सबसे पहले प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि ये जो 5 हैं इनको 5 को लिया है कि ये 100 का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इसमें स्वतंत्रता भी होनी चाहिए कि किसी एक का शामिल होना किसी दूसरे से स्वतंत्र हो, तो मतलब कि एक को शामिल कर लिया तो दूसरे की चीज़ वो ख़त्म हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद समानता होनी चाहिए, ये अलग नहीं होना चाहिए, इसमें समानता होनी चाहिए और पर्याप्तता होनी चाहिए। ये जो डाटा मैंने ये 5 लोगों को सिलेक्ट किया है ये इसी से रिलेटेड होने चाहिए, पर्याप्त होने चाहिए इसको मतलब निकालने के लिए। उसके बाद है
निदर्शन या फिर न्यायदर्श के सिद्धांत। सिद्धांत को अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निदर्शन के सिद्धांत कितने हैं। तो ये निदर्शन के सिद्धांत जो है वो दो प्रकार के हैं, एक है सांख्यिकी नियमितता और एक है महक जड़ता का नियम। ये दोनों जो नियम है वो प्रायिकता सिद्धांत पर आधारित हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि प्रायिकता सिद्धांत प्रोबेबिलिटी मेथड बोलते हैं इसको। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रायिकता जो है, बार बार यूज हो रहा है कि प्रायिकता, मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रायिकता है। प्रायिकता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? प्रायिकता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिखा है कि प्रायिकता किसी घटना से संबंधित अनुकूल परिस्थितियों का कुल संभव परिस्थितियों में अनुपात है। अब प्रायिकता को मैंने आप लोगों को ये लिखा हुआ है, ये देख लेना। अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ कि प्रायिकता होती क्या है। जैसे कि मान लो एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं, ठीक है। या तो हेड या फिर टेल, ठीक है। तो मैंने सिक्का उछाला, तो सिक्के उछालने में जैसे मान लो किसी ने बोला हेड, ठीक है, तो उसकी हेड आने की क्या प्रायिकता है? या तो हेड आएगा तो 1 और नहीं आएगा तो 0। तो प्रायिकता क्या हुई? जो हेड या टेल आने की प्रायिकता है, क्योंकि प्रायिकता आदमी लगा सकता है, इसी को बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि हेड आने की क्या प्रायिकता है? या तो 1 या फिर 0। 0 मतलब कि नहीं आया तो 0 और आ गया तो 1। आगे इससे और भी क्वेश्चन है कि प्रायिकता की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी होती है। तो न्यूनतम सीमा में मैंने बताया कि आ गया हेड। जैसे मान लो कि एक सिक्के के दो पहलू, सिक्का उछाला तो हेड बोला, तो हेड आने की प्रायिकता क्या है? या तो हेड आएगा तो 1 और नहीं आया तो 0। तो बस यही दो प्रायिकता हैं, ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम। उसके बाद है कि निदर्शन मतलब कि सैंपल की कितनी विधियाँ हैं। सैंपल की कितनी विधियाँ हैं? तो विधियाँ हैं 2। इन्हीं के तो और भी कुछ पार्ट हैं, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। प्रायिकता निदर्शन इसका वो बोलते हैं, और इसके बाद है गैर यादृच्छिक निदर्शन, इसे बोलते हैं गैर प्रायिकता निदर्शन। ये इसके 2 नाम हैं, इनको याद रखना आप लोग। उसके बाद हम लोग करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 11 है। 11 में लिखा हुआ है कि यादृच्छिक निदर्शन, ये विधियाँ हैं निदर्शन की। यादृच्छिक निदर्शन प्रायिकता निदर्शन जिसे बोलते हैं, दूसरा नाम है यादृच्छिक निदर्शन का, कितने प्रकार का होता है? तो ये रैंडम सैम्पलिंग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ये कितने प्रकार की होती है? तो पहली है सरल यादृच्छिक निदर्शन, स्तरित यादृच्छिक निदर्शन और व्यवस्थित, और उसके बाद बहुस्तरीय और समूह। ये आप लोगों को याद रखनी है कि ये किसके पार्ट है? दैव निदर्शन के, सॉरी यादृच्छिक निदर्शन के ये पार्ट हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद है कि ये हो गया यादृच्छिक निदर्शन, ये इसे बोलते हैं गैर यादृच्छिक निदर्शन, तो इसे बोलते हैं गैर प्रायिकता निदर्शन। ये कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले है सविचार निदर्शन, अभ्यांस निदर्शन, उसके बाद है सुविधा निदर्शन और है विस्तृत निदर्शन। ये आप लोगों को ये भी याद रखने हैं कि ये किसके पार्ट हैं? ये हैं गैर यादृच्छिक निदर्शन, ठीक है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दैव निदर्शन यादृच्छिक निदर्शन कौन से न्यायादर्श लेने के लिए विभिन्न ढंग हैं। इसके मतलब कि जो दैव निदर्शन है उसकी या फिर उसी को बोलते हैं यादृच्छिक निदर्शन के कितने न्यायादर्श लेने के, सैंपल लेने के कितने ढंग हैं। सबसे पहले है लॉटरी विधि। लॉटरी विधि में क्या होता है कि 100 नंबर हैं, उसमें से कोई एक नंबर निकाला जाता है, इसे बोलते हैं लॉटरी। उसके बाद आंखें बंद करके चुनना, आंखें बंद करके नहीं, जैसे मान लो आंखों की पट्टी बांध के और कहते हैं कि इन दोनों में से कौन, जो हाथ चुनोगे 2 हाथ में से कोई हाथ चुनो, या फिर और आंखें बंद करके और भी तरीके होते हैं। ढोल घुमाकर, बड़े बड़े कसिनो होते हैं उसमें ढोल घुमाकर जो नंबर आते हैं उसे रोटेशन बाय द ड्रम इसे बोलते हैं। ये कुछ दैव निदर्शन के विधियां हैं, निदर्शन न्यायादर्श लेने की, सैंपल लेने की विधियां हैं। उसके बाद है
मिश्रित निदर्शन। मिश्रित निदर्शन किसे कहते हैं? यह प्रणाली सविचार निदर्शन और दैव निदर्शन दोनों का मिश्रित रूप है। बस आपको ये याद रखना है कि यह प्रणाली किसका रूप है? सविचार निदर्शन और दैव निदर्शन। करने को तो मैं आप लोगों को ये जो निदर्शन की विधियां हैं इनको डिस्क्रिप्टर में बता देता, लेकिन इनके बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपको कुछ समझ में कम आएगा कि आप लोग कहेंगे कि ये क्या पढ़ा रहे सर। तो मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मोस्ट लिए हैं कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए और इसके कुछ MCQ भी टिक हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके MCQ टिक हो जाए। तो अब हम लोग इसके कुछ MCQ करेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पहला MCQ है, न्यायदर्श का आवश्यक तत्व नहीं है। मैंने आपको तत्व के आवश्यक तत्व बताए हैं कि न्यायदर्श में कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए प्रतिनिधित्व, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके बाद समानता होनी चाहिए, उसके बाद पर्याप्तता होनी चाहिए। ये चार जो तत्व हैं ये निदर्शन सैंपल लेने में ये होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रतिनिधित्व, ये भी ठीक है। उसके बाद नहीं होने चाहिए, तो ये नहीं भी आप लोगों को करना है कि जो नहीं होने चाहिए। तो प्रतिनिधित्व भी होता है, असमानता, स्वतंत्रता भी होती है और पर्याप्तता भी होती है। तो असमानता नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया था ये समानता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टिक हो गया। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिदर्श, न्यायदर्श बोलते हैं इसको, आवश्यक तत्व नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को न्यायदर्श भी बोलते हैं, न्यायदर्श सैंपल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि आवश्यक तत्व नहीं है। वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है कि प्रतिनिधित्व तो होता ही है, उसके बाद पर्याप्तता भी होता है, उसके बाद समानता भी होता है। तो आश्रितता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि समग्र की दो विधियां होती हैं, एक होती है संगणना रीति, ठीक है, और एक होती है निदर्शन रीति, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें कुछ इकाइयों के सैंपल लिए जाते हैं और इसमें सभी की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है कौन सी विधि में? तो ये मैंने बताया था आपको, संगणना विधि में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यायदर्श प्रतिनिधित्व होता है। तो न्यायदर्श किसका प्रतिनिधित्व होता है? आप लोगों को बताया था कि न्यायदर्श जो होता है वो समग्र का प्रतिनिधित्व होता है। समग्र मैंने आपको पहले से ही क्लियर कर दिया है कि समग्र यूनिवर्स को इस इंग्लिश में यूनिवर्स बोलते हैं। उसके बाद उसके बाद लिखा हुआ है, पांचवा क्वेश्चन है कि एक सीमावर्ती चेक पोस्ट प्रत्येक यात्री गाड़ी को रोकती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया है? प्रत्येक गाड़ी को, मतलब कि ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसे वो रोकती ना हो। तो हम लोग ये तो न्यायदर्श तो इसमें है नहीं, क्योंकि न्यायदर्श में क्या होता है कि हम लोग कुछ गाड़ियों के रोकेंगे, तो ये तो है नहीं। तो ये हो गया हम लोगों का पूर्ण गणना, सारी की सारी कंप्लीट की सबसे अच्छी विधि दैव निदर्शन है, क्योंकि यह कम खर्चीली है, ये भी बात गलत है। इसमें समय कम लगता है, ये भी बात गलत है। इसमें परिश्रम कम लगता है, ये भी बात गलत है। इकाइयों का चुनाव पक्षपात से मुक्त रहता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन सही है। उसके बाद है अध्ययन के लिए निदर्शन विधि उपयुक्त नहीं होगी। अध्ययन के लिए निदर्शन विधि उपयुक्त नहीं होगी। सैंपल मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी। तो समग्र का आकार छोटा हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा है निष्कर्ष में उच्चतम स्तर की शुद्धता वांछनीय हो, इकाइयों में पर्याप्त भिन्नता हो, अर्थात सजातीय ना हो। तो इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो इसमें सही है, सारे के सारे ऐसे होने नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आजकल मिश्रित निदर्शन विधि बहुत लोकप्रिय है। मैंने मिश्रित निदर्शन बताया है कि इसमें देखो, इसमें ऑप्शन लिखे हैं, इसमें
व्यक्तिगत प्रभाव की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें सविचार तथा दैव निदर्शन दोनों के गुण आ जाते हैं। ये बात बिल्कुल इसमें सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ऊपर क्लियर किया हुआ है कि ये दो विधियों से मिलकर बनी होती है। सविचार एवं दैव निदर्शन दोनों के गुण इसमें होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दैव निदर्शन को भी कहा जाता है, दैव निदर्शन को और क्या कहा जाता है? तो इसमें लिखा है संभावित निदर्शन, उसके बाद सविचार निदर्शन, समूह निदर्शन या फिर संगणना निदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का है संभावित निदर्शन, संभाविता निदर्शन, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि यह कथन किसका है? ये कथन के बारे में, और मैंने कथन आपको किए नहीं है कि स्तरित देव निदर्शन सविचार प्रतिचयन की अवनति तथा देव निदर्शन की अनिश्चितता के मध्य असंतुलन स्थापित करता है। ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है हमारे ग्राहम मोन महोदय ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं ये स्टेटमेंट टाइप के, जो राइटर पूछे जाते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, विविध गुणों वाले समग्र में प्रतिदर्श छांटने के लिए निदर्शन की कौन सी रीति उचित है? तो निदर्शन की कौन सी रीति उचित है, मतलब कि सैंपल लेने की कौन सी रीति सबसे अच्छी मानी गई है? तो सबसे अच्छी रीति मानी गई है स्तरित प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन, मतलब कि सर्टिफाइड सैंपलिंग, ठीक है। नाम से भी क्लियर है कि सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोगों को इस बिजनेस स्टैटिक्स में अनुसंधान का जो चैप्टर है उसको क्लियर करना है कि अनुसंधान होता क्या है, और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, उसके कुछ MCQ करने हैं, तो क्लास नंबर 1 जो है बिजनेस स्टैटिक्स की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।